मॉर्निंग। अपना दक्षिणी अमेरिका चल रहा था ना। दक्षिणी अमेरिका में अगला टॉपिक डालो तुम, दक्षिणी अमेरिका की स्थानीय पवनें। दक्षिणी अमेरिका की स्थानीय पवनें। दक्षिणी अमेरिका की स्थानीय पवनें। बना लो डायग्राम। डायग्राम बना लो। दक्षिणी अमेरिका की स्थानीय पवनें डायग्राम बनाओ। बना लिया? ये डायग्राम बना लो। बना लिए सबने? स्थानीय पवनें, आपको एक चीज मैं बता दूं, जो आप हिंदी में पढ़ते हो, वायु, पवन और हवा, तीन शब्द पढ़ते हो ना आप। वायु, पवन और हवा, तीन शब्द पढ़ते हो। हिंदी में तीनों का अर्थ एक ही होता है, तीनों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन ज्योग्राफी में तीनों का सामान्य रूप से अर्थ अलग अलग होता है। वायु का मतलब, सबसे पहले पवन देखो आप। पवन का मतलब होता है जिसकी निश्चित दिशा होती है, जैसे व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें हो गई। पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, ऐसी जिनकी दिशा निश्चित होती है, वो क्या कहलाएंगे? आपके पवन में काउंट करते हैं ज्योग्राफी में। हवा शब्द जो है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। पंखा चल रहा है आपका, हवा ठंडी आ रही है, अभी कूलर लगा दिया इस साइड से तो हवा ठंडी आ रही है, तो इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। सुबह कहीं से चल रही है, शाम को कहीं चल रही है, वो हवा कहलाती है। वायु हमेशा या तो ऊर्ध्वाधर उठेगी और या ऐसे बैठेगी। जैसे कोई यहाँ पर कोई वायु है और ये नीचे आ रही है, और यहाँ कोई वायु है और ये क्या है, ऊपर जा रही है। अगर ऐसी कंडीशन हो रही तो वो क्या कहलाएगी? वायु। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना तीनों चीज में। वायु क्या है, पवन क्या है और हवा क्या है, तीनों का सामान्य रूप से भूगोल में अलग अलग अर्थ में जानते हैं। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले आप पवन डालो, पेम्पेरो। पेम्पेरो
डालीपेम्पेरो। देखो यह पवन अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलती है। ये अपना अर्जेंटीना है और यहाँ अपना उरुग्वे है। इधर ये यहाँ चलती है। क्या कहते हैं इसे? पेम्पेरो। साथ के साथ नक्शे बनाना। पेम्पेरो लिख लिया। अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलती है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलती है। एक चीज और लिखनी है, यह ठंडी प्रचंड पवन है। ठंडी प्रचंड पवन है। कैसी है? ठंडी प्रचंड पवन। उसके बाद दूसरी डालो जोंडा। दूसरी स्थानीय पवन है जोंडा। यहां अपना कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत है। ये अपना एंडीज पर्वत है। और ये एंडीज पर्वत का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। और ये पश्चिमी भाग। ये तो है आपका पश्चिमी भाग। और ये है पूर्वी भाग। पर ये जो पवन है, ये पवन पूर्वी भागों पर चलती है। ऐसे पश्चिमी ढालों से उतरकर और पूर्वी भागों में चलती है। ये हो गई आपके जोंडा। कौन सी पवन हो गई? जोंडा। लिख लिया सबने जोंडा पवन। जोंडा पवन में अगली लाइन लिखो, यह पवन एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है। यह कैटावेटिक विंड है। यह कैटावेटिक विंड है। कैसी है? कैटावेटिक विंड। मैं यही समझा देता हूँ आज। बार बार ये हर बार चलेगा आपके हर महाद्वीप में कि कैटावेटिक विंड है या एनावेटिक विंड है। मैं अभी समझा देता हूँ। जैसे ये आपका कोई पर्वत है, ये आपका कोई पर्वत है, ठीक है। इस पर्वत से अगर कोई पवन उतर रही है और फिर मैदानों में आ रही है, इस पर्वत से कोई भी पवन उतर रही है और फिर मैदानों में आ रही है, तो वो कैटावेटिक विंड कहलाएगी। आगे बात समझ में? मतलब ऊंचे क्षेत्रों से जब कोई पवन चलती है और फिर मैदानी भागों में चलेगी तो वो कैटावेटिक विंड कहलाएगी। दूसरा है आपका एनावेटिक। एनावेटिक विंड
जब कोई पवन पर्वतीय क्षेत्रों के सहारे सहारे ऊपर उठती है तो क्या कहलाएगी? एनाबैटिक विंड। अब मैं जब भी महाद्वीपों में कैटाबैटिक विंड यूज करूं, मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि जोंडा एक कैटाबैटिक विंड है, तो इसका मतलब पहाड़ों से उतरने वाली है। और अगर मैं एक बोलूं जैसे कि जोंडा एनाबैटिक विंड है, तो मतलब पहाड़ों पर चढ़ने वाली है। तो कैटाबैटिक और एनाबैटिक का डिफरेंस समझ में आ गया। तो जोंडा कैसी है? कैटाबैटिक। लिख लिया आपने, इसको सब डालो कैटाबैटिक विंड, यहीं कहीं लिख लो कैटाबैटिक विंड। कैटाबैटिक विंड पहाड़ी ढालों के सहारे सहारे, पहाड़ी ढालों के सहारे सहारे उतरने वाली पवनें, पहाड़ी ढालों के सहारे सहारे उतरने वाली पवनें कैटाबैटिक विंड कहलाती हैं। कैटाबैटिक विंड कहलाती हैं। उत्तरी अमेरिका में ऐसी एक पवन चलेगी जिसे चिनूक कहेंगे हम। क्या कहेंगे? चिनूक। जब पढ़ेंगे कि रॉकीज पर्वत से उतरकर मैदानों में आती है तो वो चिनूक कहलाती है। तो अपने यहाँ कौन सी है? जोंडा। उसके बाद डालो एनाबैटिक विंड। एनाबैटिक विंड पहाड़ी ढालों के सहारे, पहाड़ी ढालों के सहारे ऊपर चढ़ने वाली पवन एनाबैटिक विंड कहलाती है। तीसरे नंबर की डालो निक। ये निक जोनस नहीं है, ये निक है। निक ये निक भाई साहब यहां चलती है। हाँ, दक्षिणी अर्जेंटीना में। ये है आपके निक। कहाँ चलती है? दक्षिणी अर्जेंटीना में। निक डालो और निक में लिखो यह दक्षिणी अर्जेंटीना में, यह दक्षिणी अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी पवन है। जैसे लू है ना, लू गर्म होती है ना, ऐसे ये कैसी है? ठंडी है। दक्षिणी अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी पवन है। शीतकाल में यह पवन बर्फीले तूफान के रूप में चलती है। शीतकाल में यह पवन बर्फीले तूफान के रूप में चलती है। उसके बाद डालो 4 नंबर पर फ्राई गेम। फ्राई गेम फ्राई गेम ये रही आपके फ्राई गेम। कहाँ चलती है? ब्राजील में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में।
लिखो फ्राई गेम। फ्राई गेम उष्ण कटिबंधीय ब्राजील के क्षेत्रों में चलती है। उष्ण कटिबंधीय ब्राजील के क्षेत्रों में चलती है। लिख लिया। उसके बाद डालो नेवाडोस। देखो अपनी कोई गलती नहीं है इसमें, अब इनके नाम ऐसे ही हैं। अब आप जब चीन की तरफ जाओगे, चिंग चोंग चिंग, टिंग टोंग टिंग, अपनी क्या गलती है, वहाँ के पंडित जी की गलती है। कोई ढंग का नाम रखना चाहिए था, घनानंद, परमानंद, हैं, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। डालो नेवाडोस। कौन सी डाली है? नेवाडोस। ये भाई साहब यहाँ चलती है, इक्वेडोर के आसपास। इक्वेडोर के आसपास चलती है। इसमें लिखो यह इक्वेडोर की ऊंची घाटियों में चलती है। यह इक्वेडोर की ऊंची घाटियों में चलती है। यह इक्वेडोर की ऊंची घाटियों में चलती है। यह एक ठंडी पवन है। यह एक ठंडी पवन है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ पहले आप, यहां एक जल संधि है, क्या नाम है? मैगलेन जल संधि। और नीचे कौन सी है? यहां ड्रेक जलपास। इसका मतलब पीछे सब साफ हो रहा है। यह है ड्रेक जलपास। जलपास मतलब जलमार्ग, एक ही बात है। देखो जो मैगलेन जल संधि है, यहां पर एक प्रचंड ठंडी पवन चलती है और जिसका नाम है बिलीबाव। क्या नाम है? बिलीबाव। क्या नाम है? बिलीबाव। इधर लिख देता हूं मैं, बिलीबाव। मैगलेन स्ट्रेट के पास। कहां चलती है? मैगलेन स्ट्रेट के पास। डालो बिलीबाव। देखो यह मैगलेन स्ट्रेट के पास चलने वाली, यह मैगलेन स्ट्रेट के पास चलने वाला, ऐसे करना, यह मैगलेन स्ट्रेट के पास चलने वाला बर्फीला तूफान है। कैसा है? बर्फीला तूफान है। कैसा तूफान है? बर्फीला तूफान है। बताइए साहब कोई समस्या? इनमें कोई समस्या? लोकेशन आपको दिख रही है, एक बार रिपीट करा लेते हैं। सबसे पहले पेम्पेरो का जिक्र आया है, तो पेम्पेरो आपके कहाँ चलती है? ठंडी प्रचंड पवनें अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलती है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलने वाली ठंडी पवन है पेम्पेरो। उसके बाद है जोंडा। ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, पेपर में अधिकांश ये पूछी गई है जोंडा।
अब तक जितने पेपर हुए पीछे, तो जोंडा ज़्यादा पूछी गई है। तो जोंडा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलने वाली पवन है। कौन सी है? कैटाबेटिक या एनाबेटिक? कैटाबेटिक विंड है। ये पूछी क्यों जाती है? क्योंकि इस जैसी पवन और है उत्तरी अमेरिका में, चिनूक। आगे पढ़ेंगे हम। उत्तरी अमेरिका में ऐसी ही पवन है चिनूक। जिसे हिमभक्षणी पवन कहा जाता है। जब अमेरिका पढ़ेंगे तब बता दूंगा कि हिमभक्षणी पवन क्यों कहते हैं। तो ऐसे भी आ सकता है कि चिनूक जैसी पवन दक्षिणी अमेरिका में कौन सी है? जोंडा। क्लियर। उसके बाद में पढ़ा है हमने निक जोनस। तो ये कहाँ है? दक्षिणी अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? दक्षिणी अर्जेंटीना में। कैसी पवन है? ठंडी पवन है। उसके बाद पढ़ा है अपने फ्राई गेम। ये फ्राई गेम जो है ये गर्म पवन है, हल्की, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चल रही है तो गर्म है। ठीक है। उसके बाद में है आपके नेवाडोस, जो इक्वेडोर की ऊंची घाटियों में चलती है। इक्वेडोर की ऊंची घाटियों में कौन चलती है? नेवाडोस। उसके बाद है बिलीबाब, ये मैगलेन स्ट्रेट के पास चलने वाला बर्फीला तूफान है। तो आपको 6 स्थानीय पवन हो गई। अपने राजस्थान में लू चलती है, ऐसे यहाँ क्या चलती हैं? 6 स्थानीय पवन चलती हैं। नाम याद रहेगा सबका? नेवाडोस है, फ्राई गेम है, बिलीबाब है, जोंडा है, पेम्पेरो है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब डालो आप दक्षिणी अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण पशु एवं पक्षी। दक्षिणी अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण पशु एवं पक्षी। सबसे पहले डालो पक्षी का नाम, क्या प्राणी है, थोड़ा सा जानवर रूप का, कैंडोर। कैंडोर डालो साहब, कैंडोर। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी। और मैं यहां डाल देता हूं 1 नंबर। कैंडोर कहाँ मिलेगा? अमेजन क्षेत्र में। बताओ साहब, संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी। याद रहेगा? याद रहेगा? उसके बाद दूसरा डालो तुम अजगर, या अजगर की जगह एनाकोंडा करो, एनाकोंडा शब्द रहेगा, एनाकोंडा। वो दूसरा शब्द डालो एनाकोंडा। लिखो, यह दक्षिणी अमेरिका के अमेजन क्षेत्रों में मिलने वाला, अमेजन क्षेत्रों में मिलने वाला, अमेजन क्षेत्रों में मिलने वाला विशाल अजगर है। एनाकोंडा।
उसके बाद डालो आप एक पक्षी है रिया, रिया। कौन सा पक्षी है? रिया। अब मुझे ये बताओ यहाँ कौन से घास के मैदान हैं? कौन से घास के मैदान हैं? पंपाज घास के मैदान हैं। तो ये पक्षी भी यही मिलता है, लेकिन इस पक्षी की एक विशेषता है, ये है तो पक्षी लेकिन उड़ नहीं सकता। आ रही बात समझ में? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पक्षी उड़ने के लिए बने हैं लेकिन ये पक्षी उड़ नहीं सकता। तो देखो, पंपाज घास के क्षेत्रों में मिलने वाला पक्षी, पंपाज घास के क्षेत्रों में मिलने वाला पक्षी जो उड़ नहीं सकता, जो उड़ नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता? उड़ नहीं सकता। पक्षी का नाम क्या है? रिया। ये पंपाज घास के क्षेत्र कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय? शीतोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद डालो प्यूमा, प्यूमा पर प्यूमा। लिखो सिंह परिवार का जानवर है, सिंह परिवार का जानवर है। सिंह परिवार का जानवर है। ब्राजील के क्षेत्रों में, ब्राजील के क्षेत्रों में पाया जाता है, ब्राजील के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब ये, अब अगला जो लिखूंगा वो तुमको बताना है। लामा क्या है? ऊंट की प्रजाति है। क्या काम आती है? क्या काम आती है? बोझा ढोने के काम आती है। क्या काम आती है? बोझा ढोने के काम आती है। कौन से पर्वतीय क्षेत्रों में? एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में। तो लिखो लामा। ऊंट प्रजाति का जानवर है जो बोझा ढोने के काम आता है। ऊंट प्रजाति का जानवर है जो बोझा ढोने के काम आता है। इसकी एक छोटी किस्म थी, उसका क्या नाम था? बताओ। इस लामा की एक छोटी किस्म और थी, अल्पाका। अगला डालना है अल्पाका। और अल्पाका में लिखो लामा प्रजाति, लामा प्रजाति का, या लामा प्रजाति की करना, लामा प्रजाति की छोटी किस्म है। लामा प्रजाति की छोटी किस्म है जो एंडीज पर्वत के, जो एंडीज पर्वत के ऊंचे भागों में बोझा ढोने के काम आता है। बताओ गाड़ी कौन सी चाहिए? अरे कौन सी गाड़ी चाहिए? जगुआर चाहिए, चाहिए ना? रेंज रोवर, जगुआर। वो गाना सुना तुम लोगों ने? वो
जिसमें छोटा बच्चा कहता है मामा के पास में जगुआर रेंज रोवर गाड़ी दुनिया भर की है ना, तो वो जगुआर। देखो अपने यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, रेंज रोवर है, जगुआर है, आपके गाड़ी जैसे बाइक भी है, डिस्कवर है, तो इनका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। तो जगुआर का भी बैकग्राउंड है। लिखो यह सबसे खतरनाक शिकारी जानवर है। यह सबसे खतरनाक शिकारी जानवर है। जो गुयाना उच्च भूमि पर मिलता है, पर पाया जाता है। गुयाना उच्च भूमि पर पाया जाता है। जगुआर। अब नीचे एक लाइन और लिखो आप। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि इस महाद्वीप में विश्व की 40% पक्षियों की प्रजाति मिलती है। पक्षियों की प्रजाति मिलती है। कितने प्रतिशत? 40%। आ रही बात समझ में? उसके बाद अगला डालो तुम दक्षिणी अमेरिका का नदी अपवाह तंत्र। दक्षिणी अमेरिका का नदी अपवाह तंत्र। एक शब्द होता है जल विभाजक। ठीक है, एक शब्द है नदी, तीसरा शब्द है नदी बेसिन, चौथा है डेल्टा, पांचवा है एस्चुरी, अपवाह क्षेत्र भी बोल सकते, अपवाह क्षेत्र। ये सारी चीजें आप एक बार समझ लो, क्योंकि ये बार बार आपको परेशान करेंगी। जल विभाजक क्या होता है? जैसे मैंने कहा, अपने उस दक्षिणी अमेरिका पढ़ रहे हैं तो उसी के संदर्भ में देख लेते हैं। ये अपना एंडीज पर्वत है। क्या है? एंडीज पर्वत। ठीक है, ये एंडीज पर्वत है। इस एंडीज पर्वत के इधर जो नदियां बहती हैं और इस एंडीज पर्वत के इधर जो नदियां बहती हैं, ये नदियां अटलांटिक महासागर में जाएंगी। बताओ जाएंगी नहीं जाएंगी? इधर वाली सब नदियां कहाँ जाके गिरेंगी? अटलांटिक महासागर में। एक शब्द और लिख लो यहाँ, मोहाना। कहाँ जा गिरेंगी?
अटलांटिक महासागर में, तो जब नदी अटलांटिक महासागर में जाके गिर रही है और इधर वाली कहाँ गिरेंगी, प्रशांत महासागर में। कहाँ गिरेंगी, प्रशांत महासागर में। तो ये जो एंडीज पर्वत है वो किसका काम कर रहा है, जल विभाजक का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, जल विभाजक का कार्य कर रहा है। तो जल विभाजक समझ में आया आपके। स्थल पर ऐसा कोई उच्चावच जो उस क्षेत्र के जल को दो भागों में, दो दिशाओं में बांटता हो। स्थल पर ऐसा कोई उच्चावच जो उस क्षेत्र के जल को दो दिशाओं में बांटता हो, जैसे राजस्थान में एग्जाम्पल है अरावली पर्वतमाला। समझ में आ रहा है जल विभाजक क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल विभाजक हो गया। एक शब्द है नदी। तो नदी की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर। जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए तो नाला भी होता है, तो उसको नदी क्यों नहीं कहते, नाला भी तो होता है ना। नाले में भी तो एक जगह से दूसरे स्थान पर जल जाता है, जाता नहीं जाता। आप मेरी बात सुनो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन एक चीज समझो आप, जब प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र का जल इकट्ठा होकर या छोटी छोटी धाराओं में बहकर संयुक्त रूप में जब वो एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है और अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करता है और वह आगे चलकर किसी न किसी सागर, खाड़ी या महासागर में जाकर मिल जाता है, तो वो नदी कहलाती है। इसमें 3 पॉइंट हो गए। एक तो छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनेगा, जिसे आप सरिताएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सरिताएं। शब्द है सरिताएं। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो किताबों में नहीं मिलती, ये आपको समझ नहीं पड़ती। सरिताएं, जैसे छोटी छोटी आपकी जल की धाराएं हैं वो मिल गई तो वो क्या कहलाएंगी, सरिताएं। और जब मिलके बड़ा रूप धारण कर लिया और अपनी दिशा स्वयं निश्चित कर रहा है और आगे जाकर कहीं मिल रहा है तो क्या कहलाएगा, वो नदी क्षेत्र कहलाएगा। अब नदी बेसिन या अपवाह क्षेत्र, जैसे मैंने कहा कि चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र, या फिर आपके चंबल को छोड़ो, मैंने कह दिया यमुना नदी, गंगा का कह दिया, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र, तो मैं कहूँगा गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है या अपवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश तक है। अब आप बोलोगे साहब कैसे, गंगा नदी का अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश तक कैसे है, तो एक नदी है क्षिप्रा, ठीक है, ये इसी नदी किनारे उज्जैन बसा हुआ है। नाम सुना है क्या, उज्जैन। इधर से एक नदी आती है, ये नदी है चंबल, जनाबाब की बारिश निकलती है, 84 चित्तौड़गढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है और खनखनाती, और ये आगे चलकर इधर से एक नदी आती है यमुना, और यमुना में यहाँ जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, चंबल। ये यमुना आती है, इधर से गंगा आती है और उसमें जाकर ये गंगा में मिल जाती है। तो बताओ गंगा में ये नदी का पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। तो यही गंगा नदी का कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र। कोई भी नदी जितने क्षेत्र का जल लेकर आती है वह उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। जब मैं आपको अमेजन नदी पढ़ाऊंगा तो कहूँगा कि यह नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसका मतलब लंबाई की दृष्टि से नहीं है, बड़ी का मतलब सबसे ज़्यादा इसका अपवाह क्षेत्र है। समझ में आ रहा है। मैं कहूँगा कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका मतलब उद्गम से और मुहाने तक उसकी क्या है, दूरी ले रहे हैं हम। और अगर कहें कि अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, जैसे इंडिया में पढ़ते हैं गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र को मानते हैं। तो अपवाह क्षेत्र मतलब गंगा नदी इधर उज्जैन से भी जल उठा रही है, उधर आपके गंगा, यमुना, राजस्थान की बहुत नदियाँ, तो ये क्या है, अपवाह क्षेत्र है या अपवाह क्षेत्र कहोगे। कोई भी नदी जितने क्षेत्र से जल को ला कर के
और एक स्थान पर या किसी समुद्र खाड़ी में जाकर गिरती है तो वो इसका क्या कहलाता है? अपवाह क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया ना? दिक्कत तो नहीं है। डेल्टा बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। डेल्टा और एस्चुरी, इस एस्चुरी को कई किताबों में ज्वार नदमुख लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ज्वार नदमुख। ऐसे समझो, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और बहती हुई हरिद्वार में बहती हुई, फिर आपके उत्तर प्रदेश में बहती हुई और कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा शब्द क्या है? जब नदी किसी समुद्र में, किसी खाड़ी में गिरने से पहले अपने साथ जो भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, गाद, छोटे छोटे कण, जो भी चीज़ लाती है, उनको समुद्र में गिरने से पहले या खाड़ी में गिरने से पहले उसकी गति जब मंद हो जाती है, गति मंद होगी ना, तो उनका जमाव तट की तरफ कर देती है। कहाँ कर देती है? तट की तरफ। और फिर वह नदी का जल समुद्र में विलय हो जाता है। तो जो जमाव किया वो क्या कहलाएगा? डेल्टा कहलाएगा। सामान्य परिभाषा जो पढ़ते हैं आप कक्षा 6-7 की किताब में, कि जब नदी समुद्र में गिरने से पहले अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है और अपने साथ जो कंकड़, पत्थर, गाद लेके आती है उसको जमा कर देती है, वही क्या कहलाता है? डेल्टा। इसका जस्ट विपरीत है एस्चुरी या ज्वार नदमुख। अब ये बनते क्यों हैं? ये तो मान लिया कि जमाव करेगी, लेकिन ये जमाव नहीं करती। जैसे मैंने कहा कि ये कोई पठार है और इस पठार से डायरेक्ट ये ऐसे ढलान है, यूं, आ रही बात समझ में? ऐसे ढलान है, इस पर कोई नदी बह रही है और अपने साथ कंकड़, पत्थर डाली, उनको जमा करेगी क्या? नहीं करेगी, डायरेक्ट पटकेगी नीचे। जब कोई नदी अपने साथ लाए हुए कंकड़ पत्थरों का जमाव नहीं करती या फिर वह नदी सीधी समुद्र में गिर जाती है और कंकड़ पत्थरों का या गाद का जमाव नहीं करती, तो उसे एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। जैसे अपनी नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसे हैं, बिल्कुल ये पठार है। अब आप कहोगे सर कि इधर की नदियाँ, तो आपको पता है कि जब प्रायद्वीपीय पठार आपका यूरेशिया प्लेट से टकराया तो कोई भी चीज़ टकराती है। आप ये कोई है, ये गाड़ी है, इधर दीवार है, यूरेशियन प्लेट पहले से थी, ये भारतीय प्लेट जाकर टकराई, कोई भी चीज़ टकराएगी तो पीछे से उठेगी नहीं उठेगी? ये तो सामान्य है, नियम है, कोई भी चीज़ टकराएगी तो पीछे से उठेगी, आगे से दबेगी। तो ऐसे ही जो आपका सह्याद्री पर्वत है वो ऐसे उठा हुआ है, पीछे से टकराया तो ऐसे उठ गया तो इधर क्या है? ढलान अधिक है, मतलब शार्प नुमा ढलान है, तीखा ढलान है, इसलिए नदी आती है तो डायरेक्ट वहाँ कंकड़ पत्थरों का जमाव नहीं करती, तो वो कहलाएगा आपका एस्चुरी या ज्वार। मुहाना, कोई भी नदी का मुहाना हो सकता है, दूसरी नदी भी हो सकती है। मुहाने का मतलब कोई नदी कहाँ जाकर मिल रही है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई क्षिप्रा नदी का मुहाना क्या है? चंबल नदी। चंबल का मुहाना क्या है? यमुना नदी। यमुना का मुहाना क्या है? गंगा। और गंगा का मुहाना बंगाली खाड़ी। तो मुहाना जब नदी दूसरे क्षेत्र में जाकर मिलती है, चाहे वो किसी से मिले, वो कहलाएगा मुहाना। एक शब्द सुन लो, डेल्टा, जो बार बार आएगा, डेल्टा आ गया ना। प्रपात, जल प्रपात और सुन लो आप, जल प्रपात क्या होता है? जब नदी ऊंचे क्षेत्रों से बहकर किसी पठारी क्षेत्र पर नीचे गिरती है तो उसका जल नीचे गिरने के बाद में वापस उछलता है और फिर भंवर रूप में बहता हुआ आगे बढ़ता है। भंवर जानते हो? भंवर पड़ती है जिससे, तो भंवर रूप में बढ़ता हुआ आगे बढ़ता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? जल प्रपात कहलाएगा। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका का अपवाह तंत्र। ठीक है, और ये चीज़ आप पढ़ के आना। दक्षिणी अमेरिका जैसे ही पूरा होगा आपका टेस्ट होगा। दक्षिणी अमेरिका आपका आज हो गया, कल और परसों 2 या 3 दिन और चलेगा, क्योंकि इसमें हाँ एक चीज़ और मैं आपसे पूछ रहा था, विश्व के जो महाद्वीप है उनकी जलवायु साथ साथ करवानी है क्या? जैसे यहाँ कौन सी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण साथ साथ करा दूँ या अलग से एक बार समझा के करवाऊँ? अलग से करवा दूंगा कोपेन का वर्गीकरण, क्योंकि आपको उसमें समझना पड़ेगा पूरा। तो ये कल आपका नदियाँ हो जाएंगी,
उसके बाद में इसके खनिज हो जाएंगे और कृषि हो जाएगी। और यहाँ कौन कौन सी मुख्य 2-3 जनजाति हैं वो मिलती हैं। तो आपका दक्षिणी अमेरिका और प्रमुख शहर रियो डी जेनेरो है आपके, तो कुछ ब्रासीलिया है। तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं 8-10, वो करवाने के बाद में ये दक्षिणी अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 3 क्लास और मानो, ठीक है। थैंक यू, बाकी क्लास कल।